नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा देश भर में छिड़ चुका है। केंद्र सरकार ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसने 18,000 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है और जिसमें कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से संभव है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और उसकी राय ये है कि ये बिल्कुल संभव है और ये किया जा सकता है और इस तरह से किया जा सकता है। तो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार ने एक इंडिकेशन दिया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक बिल तैयार करेगी, जिसे कैबिनेट उस पर विचार करेगा, उसे पास करेगा, फिर वो संसद में आएगा और फिर उसके बाद संसदीय कार्रवाई प्रोसेस के तहत वो उसका भविष्य तय होगा। इसका भविष्य क्या होगा ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच हैं और सबसे ज़्यादा पेंच तो संविधान संशोधन को लेकर हैं। इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ और चर्चा इस पूरे आइडिया पर बात करना चाहता हूँ। आखिरकार ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है केंद्र सरकार में, वो बैसाखियों पर टिकी हुई है, वो क्यों इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे कभी उन्होंने डिमोनेटाइजेशन थोपा था, जिस तरह से जीएसटी थोपा था, जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन थोपा था। तो थोपने की जो मंशा और प्रवृत्ति है मोदी जी में और मोदी सरकार में, वो अभी फिर से दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि देश की अधिकांश पार्टियां इसके खिलाफ हैं। सिवाय बीजेपी के कोई नहीं कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उनके सहयोगी दल ज़रूर थोड़ा हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन वो हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं हैं, राज़ी नहीं है। एक गठबंधन के साथ सरकार में है, उससे उन्हें लाभ उठाने हैं, इसलिए वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और उनको भी पता है कि बेशक मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसमें बहुत तरह की दुश्वारियां हैं, जिसके मैं बात अभी उस पर करूंगा। लेकिन मोदी जी की मंशा जो है, वो ऐसा लगता है कि एक तो ये है कि वो इतिहास में अपना नाम लिखाने में के प्रति इतने उत्सुक हैं, आमादा हैं कि वो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कदम उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ये भी वो सोच रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर वो कर दें तो ये मोदी जी के नाम हो जाएगा कि उन्होंने नई संसद बनवा दी और नया इलेक्शन का रूपरेखा उन्होंने देश पर लागू करवा दिया। ये एक मंशा उनकी है। दूसरी मंशा ये है, और उनको लगता है कि, और उनकी पार्टी को भी लगता है, और आज से नहीं बहुत पहले से लगता रहा है कि अगर देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, तो उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। वो ज़्यादातर जगहों पर सत्ता में वापसी करेंगे या सत्ता में बने रहेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा है, उसके पीछे मोदी जी का आइडिया ये है। ये जो रीजन दिए जाते हैं कि इससे पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, या इस देश में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, ये सब फंडे अपनी जगह पर हैं। पैसे अभी भी बहुत खर्च हो रहे हैं और उस समय भी बहुत कम खर्च नहीं होंगे। और अगर अच्छे से इलेक्शन करवाना है तो थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे देश को, और ये समझना चाहिए। पैसे बचाने हैं तो आपको पब्लिक फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, ना कि इलेक्शन के खर्चे की लिमिट बढ़ाते हुए। और करप्शन को कम करना चाहिए इलेक्शन में, उससे बहुत सारे खर्चे बच सकते हैं। लेकिन उसके बारे में मोदी जी चिंतित नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि धन्ना सेठ उनके साथ हैं, पैसे की कमी नहीं है, पीएम केयर फंड है और इधर उधर से इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टी ने काफ़ी जमा कर लिया है। उसके बल पर वो अपनी नाव खेते रहेंगे, बाकी पार्टियों का क्या होगा वो जाने। तो ये एक समझने की बात है कि इस पूरे मामले में मंशा क्या है, नीयत क्या है, क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इसको इस तरह से कर दिया जाए। अब
हम आते हैं कि जो कोविन कमेटी है उसने भी दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं सुझाया है। उसने भी पूरे इलेक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे और दूसरे हिस्से में जो कि तकरीबन 100 दिन के बाद होंगे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, यानी पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, वो अलग होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये सारे इलेक्शन एक ही साथ पूरे देश में होने वाले हैं, ये नहीं हो रहा है कोविन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी। तो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन तो यहीं ध्वस्त हो गया है, ये आइडिया वो लागू नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। अब ये इसमें ये फिक्स कर दिया गया है कि अगर 5-5 साल तक रहेंगी सरकारें, अगर मान लीजिए किसी राज्य में सरकार गिरती है तो वहाँ मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन जो मध्यावधि चुनाव के दौरान से चुनकर आएगी सरकार वो बाकी के कार्यकाल तक ही रहेगी, उसे पूरा 5 साल नहीं मिलेगा। जो तय है इलेक्शन, मान लीजिए 2029 में हो रहे हैं इलेक्शन, उसके बाद 5 साल 2034 में होंगे, तो जो लोकसभा के चुनाव के साथ फिर विधानसभा, सारी विधानसभाओं के चुनाव भी 2034 में होंगे। कुछ राज्यों में अगर सरकारें गिर गई हैं, फिर से चुनाव हुए हैं, उनका कार्यकाल 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 2.5 साल भी हो सकता है, वो 5 साल के लिए नहीं होगी, तो वो फिर चुनाव में जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इस देश में बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं। अब बहुत सारे राज्यों में बहुमत नहीं मिलेगा, फिर चुनाव होंगे, तो बहुत सारे राज्यों में ये चुनाव की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, बहुत सारे मध्यावधि चुनाव होते रहेंगे। इस बात पर गौर करना चाहिए। लेकिन मैं इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, और जो इस सरकार के वश में नहीं है, उसके पास इतना मैंडेट नहीं है, उसके पास इतना बहुमत नहीं है कि वो इन बिलों को पास करा, इस बिल को पास करा दे। अब देखिए, इसमें जो संशोधन करने होंगे, जो कोविन कमेटी ही कह रही है, संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ना होगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। तो ये जो दो प्रोविज़न हैं इसमें संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पंचायतों का जो चुनाव है उसका भी 5 साल का है, उसके लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा, और ये संशोधन तभी लागू होगा जब इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाए। तो ये मंजूरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। 15 राज्य इसके लिए तैयार होंगे, हामी भरेंगे, ये बिल्कुल संभव नहीं लगता है। एक और पेज देखिए, लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करवाना होगा। आप जानते ही हैं कि बीजेपी या एनडीए की सरकार के पास 292 या 93 सदस्य हैं लोकसभा में, वो तकरीबन 70-75 सदस्य कहाँ से लाएगी। तो ये बिल लोकसभा में गिरेगा, और राज्यसभा में भी यही स्थिति है जहाँ पर 163 सदस्यों का समर्थन असंभव होगा। तो ये बिल पास होने वाला ही नहीं है। हो सकता है कि इस बिल का मकसद दरअसल सचमुच में होगी मंशा, मोदी जी की मंशा होगी, उनकी पार्टी और संघ परिवार चाहता होगा कि हो जाए, लेकिन इस बिल पर चर्चा करवाना, एक माहौल बनाए रखना, लोगों का ध्यान मुख्य समस्याओं से हटाकर इनकी तरफ लगा देना, ये एक बड़ा मकसद हो सकता है। क्योंकि सब लोग बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब की बातें कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे इस एजेंडे को हटाकर वहाँ ले जाया जाए। अब ये अक्सर दुहाई दी जाती है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद आखिरकार पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। जैसे 1952 में पहले 51-52 में पहला चुनाव हुआ, फिर 57 में, फिर 62 में और 67 में। ये लगातार इस तरह से
साथ साथ चुनाव होते रहे, वन नेशन वन इलेक्शन की आइडिया पर। लेकिन 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई। समवित सरकारें बनी थी जो चल नहीं पाई, और जो केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस तरह से वो सिलसिला वहाँ से टूट गया। तो 300 और फिर उसके बाद 1970 में भी लोकसभा भंग कर दी गई। इससे एक साथ चुनाव की जो सिलसिला चला आ रहा था वो टूट गया। अब उसको दोबारा से शुरू करना ये बहुत मुश्किल काम है। उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी शुरू में, उसके सामने कोई और पार्टी उस तरह से खड़ी नहीं थी। तो राज्यों में भी और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी, तो एक साथ चुनाव कराना बड़ा संभव था। 5-5 साल सरकारें चलती थीं, गिरती नहीं थीं। 67-68 के बाद गिरनी शुरू हुई और उसके बाद ये पूरा साइकिल गड़बड़ा गया। अब इस साइकिल को दोबारा बनाना मुमकिन नहीं है इस देश में। ये बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पर हर राज्य की राजनीति अलग ढंग से काम करती है, उसके डायनेमिक्स अलग होते हैं। ऐसे में इसको ये थोपना, अगर बहुत ज़बरन थोपेंगे, अगर ये सब संवैधानिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर ली गई, तब भी में इसे लागू करना एक असंभव काम होगा। और अगर लागू हो भी गया मान लीजिए, तो ये चल नहीं पाएगा। बहुत जल्दी ये महसूस किया जाएगा कि हम वहीं पर खड़े हैं और हमें वापस उसी पे लौट जाना चाहिए, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी विधानसभा के चुनाव फिर और जल्दी होंगे। अगर सरकारें कमज़ोर हैं और लगातार गिरती जा रही हैं, अगर 10-12 राज्यों में इस तरह से होता है, तो वहाँ चुनाव हो सकता है 5 साल में 3-3, 4-4 बार होने लगे। तो ये स्थिति और भी ख़राब होगी, उससे पैसे की बचत तो होगी नहीं, कोई एक स्थिरता भी नहीं आएगी। तो ये तमाम तर्क वहाँ धराशायी हो जाते हैं। तो पहली बात, मोदी जी की मंशा क्या है इसको समझिए। दूसरी बात, ये जो आइडिया है वो कैसे ध्वस्त होने वाला है, नहीं चलने वाला है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि संविधान के जो शर्तें हैं वो पूरी करना, संविधान संशोधन करवाना इस सरकार के बस में नहीं है, वो कर नहीं पाएगी। और तीसरी बात, अगर किसी तरह से छल छद्म से, जिसमें माहिर है मोदी जी, कुछ करते हैं तो वो भी 5-10 साल में ध्वस्त हो जाने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि इस आइडिया पर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ ध्यान दिया जाए, खर्चे कैसे कम हो, पब्लिक फंडिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, और कैसे ये तोड़ फोड़ करने का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया सिलसिला शुरू किया है उसको रोका जाए। ये जो सरकार गिराने और बनाने का खेल है, इसको रोकना ज़रूरी है, और पैसे का खेल रोकना ज़रूरी है, कारपोरेट का खेल रोकना ज़रूरी है। पब्लिक फंडिंग इज़ द बेस्ट आइडिया। सभी दलों को उनकी हैसियत के हिसाब से पब्लिक फंड करें और उसी के आधार पर चुनाव लड़ें। जो भी उसका उल्लंघन करे उसको चुनाव आयोग रद्द कर दे, उसका नामांकन, उसका रजिस्ट्रेशन, और इस तरह से एक व्यवस्था कायम हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।